गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बैंक रिकंसिलेशन, चैप्टर नंबर 11। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तकरीबन 10 से 12 मार्क में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पार्ट 1 का ये लास्ट चैप्टर है हमारा। तो आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। होता क्या है बैंक रिकंसिलेशन? हमने कैश बुक नाम का एक चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने कैश बुक प्रिपेयर की थी। सिंगल कॉलमनर, 2 कॉलमनर, 3 कॉलमनर। अब बैंक की भी एक बुक होती है जिसे पासबुक कहा जाता है, जिसमें भी हमारे जितने भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स वगैरह जो होते हैं वो सब उसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो हमारी कैश बुक जो होती है और बैंक की जो पासबुक होती है ना, वो तो एट द एंड ऑफ द मंथ वो टैली होना चाहिए। लेकिन कई सारे ट्रांजेक्शन्स जो है वो कैश बुक में रिकॉर्डेड होते हैं, पासबुक में नहीं होते। या पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, कैश बुक में लिखना रह गया है, या गलती से कोई बैलेंस आपने ज़्यादा लिख लिया है, कोई एंट्री आपने डबल कर दी है। तो वो सारे रीज़न की वजह से क्या होता है कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस जो होता है वो मैच नहीं होता। अब उसको मैच करने के लिए हमको एक स्टेटमेंट बनाना होता है कि भाई किन कारणों की वजह से बैंक बुक मतलब पासबुक और कैश बुक का जो बैलेंस है वो मैच नहीं हो रहा। वो जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं उससे कहते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट में होगा क्या, वो रीजंस हमको लिखने हैं कि जैसे भाई कि हमने कैश बुक में 10,000 ज़्यादा लिख लिए थे, ठीक है, पासबुक में हमने 15,000 ज़्यादा लिख लिए थे। तो वो जो गलतियां हमारे से हुई है जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक का मंथ एंड में टैली नहीं हो रहा है, वो गलतियों को हम वहां पे लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो बैलेंस है दोनों बुक का वो टैली हो जाएगा और हमको रीजंस पता चल जाएंगे। तो वो जो रीजन को हम ऐड और लेस करेंगे उस स्टेटमेंट को कहते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अब इसको करने के लिए कुछ मैं ट्रिक्स आपको आपको बता देता हूँ ताकि एग्जाम में हमारे मार्क्स ना कटे। वैसे तो आप लॉजिकली करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट समटाइम्स क्या होता है कि आप 11th में हो तो लॉजिक शायद ना चले, तो मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट भी समझा दूंगा कि ऐसा आपको करना है, सो यू विल गेट योर आंसर। चलो, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, इसका मतलब आपको जो बैलेंस दिया है वो माइनस में दिया है, दैट मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट। और अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब वो आपका पॉजिटिव बैलेंस है, प्लस वाला बैलेंस है, उसे कैश ऑन हैंड कहा जाता है। सो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब प्लस, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब कौन सा बैलेंस हुआ, माइनस वाला। कोई भी ट्रांजेक्शन में जब डिपॉजिट वर्ड दिया हो, क्रेडिटेड वर्ड दिया हो या कलेक्शन वर्ड दिया हो तो उसका मतलब क्या होगा, रिसिप्ट। और अगर कोई भी ट्रांजेक्शन में इश्यू, डेबिटेड, ड्रॉन ऐसा वर्ड दिया है तो उसका मतलब क्या होगा, पेमेंट। तो ये वर्ड्स हमको याद रखने, कई बार क्या है वो अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। अब जब भी हम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट करेंगे तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ही मैंने लिखा है आपके स्टेटमेंट की शुरुआत आपको कहाँ से करनी है, बैलेंस एज पर कैश बुक से। किससे करनी है, बैलेंस एज पर कैश बुक से। तो क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो हमको तो शुरुआत कहाँ से करनी है, ऑलवेज बैलेंस एज पर कैश बुक से। तो जब आप बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरुआत करोगे तो यहाँ पे मैंने कुछ रूल लिखे, जिसमें पहले 2 रूल देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कैश बुक में। आप समझो एक चीज कि यहाँ पे हमने शुरुआत कहाँ से की, बैलेंस एज पर कैश बुक से। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कैश बुक है, हम क्या है, कैश बुक है, और दूसरी तरफ कौन सी बुक होगी, आपकी पासबुक। हम हमारी बुक में कुछ भी प्लस माइनस कर सकते हैं, हम पासबुक में प्लस माइनस नहीं कर सकते। मतलब मैं पासबुक को चेंज नहीं कर सकता, मैं सिर्फ किसको चेंज कर सकता हूँ, कैश बुक को चेंज कर सकता हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने शुरुआत कहाँ से की है, बैलेंस एज पर कैश बुक से। उसका मतलब हमने खुद को कैश बुक मान लिया है। तो जो भी चेंजेस करने हमको हमारी कैश बुक के व्यू पॉइंट से करने, ना कि पासबुक के व्यू पॉइंट से। सो अगर कोई ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, रिसिप्ट है तो आप उसको ऐड करोगे, पेमेंट है तो आप उसको क्या करोगे, लेस करोगे। अगर कोई ट्रांजेक्शन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, उसका मतलब क्या होता है कि कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है। आप समझो, ऊपर मैंने लिखा था नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इसका मतलब होता है रिकॉर्डेड इन पासबुक। बाय डिफॉल्ट ये मीनिंग होता है। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिख लेते वो लोग कि नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, तो बात अलग हो जाती है। सिर्फ आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इसका मतलब वो पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा देते हैं कि पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक,
इसका मतलब वो पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है। तो इन दैट सिनेरियो रिवर्स हो जाएगा, रिसिप्ट है तो आपको लेस करना है, पेमेंट है तो आपको ऐड करना है। कई बार ऐसा लिखा हुआ होता है कि कैश बुक की जो रिसिप्ट साइड है वो आपने ज्यादा लिख ली। अगर सपोज आपको, मैं देखो आपको ऊपर एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई कैश बुक में आपको रिसिप्ट साइड का आपका टोटल होता है 10,000, बट गलती से आपने वहां पे कितना लिख लिया है 11,000, मतलब कितना ज्यादा लिखा आपने 1,000 आपने ज्यादा लिखा। तो सिंपली मुझे क्या करना चाहिए, 1,000 ज्यादा लिखा ना, अब आप 1,000 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपकी गलती सुधर जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? सेकंड चीज हो सकती है कि भाई आपने कैश बुक की रिसिप्ट साइड कम लिखी है। कम लिखने का मतलब देखो मैं वापस समझा रहा हूं कि आपको लिखना था 12,000 जबकि आपने एंट्री कर दी खाली 10,000 से, 2,000 रुपए आपने कम लिख लिए। तो अब 2,000 रुपए आप क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपका बैलेंस मैच हो जाएगा। अब देखो 10,000 था, जैसे ही मैं 2,000 लिखूंगा अब बैलेंस कितना हो गया वहां पे 12,000। तो सिंपली व्हाट यू शुड डू, अगर हमने ज्यादा लिख लिया है तो माइनस करेंगे, कम लिख लिया है तो हम क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे नोट्स के तौर पे भी लिख लिया है, ओवरकास्ट हो तो लेस करना है, अंडरकास्ट हो, शॉर्ट हो, लेस हो तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। सेम चीज अगर पेमेंट में आपको दी हुई हो तो रिवर्स हो जाएगा। पेमेंट अगर आपने ज्यादा लिखा है तो आपको ऐड करना है, पेमेंट अगर आपने कम लिखा है तो आपको लेस करना है। क्यों रिवर्स हो गया, क्योंकि पेमेंट का मतलब हमारे पास से पैसे जाएंगे, वो ऑलरेडी माइनस वाली अमाउंट होती है, इसलिए वहां पे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सो ये टेबल अगर आप याद रखते हो तो आपको रिकंसिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपली बस ये जो 6 पॉइंट मैंने आपको लिखवाया है वो याद रखो, ऊपर जो मैंने आपको की नोट्स लिखवाई है 5 पॉइंट वो याद रखो आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर में आने वाली नहीं है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन इसी वेराइटी का आपने करके देखते हैं, सो यू विल गेट आइडिया कि कैसे इस तरीके इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को हमको आंसर में कैसे प्रेजेंट करना है, उसका आइडिया आपको आ जाएगा। देखो एक स्मॉल क्वेश्चन है कि कैश बुक ऑफ श्री सुधीर, कौन सी बुक, कैश बुक, शोज अ बैलेंस ऑफ ₹5,000। अच्छा अब यहां पे कहीं पे भी नहीं लिखा कि क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है, तो पता कैसे चलेगा सर कि ये क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस? इफ नथिंग इज गिवन हम इसको ऑलवेज डेबिट बैलेंस ही मानेंगे। हम इसको क्या मानेंगे, ऑलवेज डेबिट बैलेंस। मैं यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट लिखाया था उसके साथ ही उसको ऐड कर देता हूं, इफ नथिंग इज गिवन देन कैश बुक बैलेंस इज डेबिट, दैट मीन्स प्लस वाला बैलेंस आपका मान लेना है अगर कुछ भी नहीं दिया है तो यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं दिया है, मतलब ये कौन सा बैलेंस हुआ, डेबिट वाला हुआ, ये प्लस वाला बैलेंस हुआ। अब बोल रहे हैं कि प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। चलो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर कर देते हैं। स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करना है, देखो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है। आपकी बुक की जो एक्सरसाइज आपको दी हुई है उसके अंदर यही क्वेश्चन नंबर 4 के तौर पे दिया हुआ है। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि जब आप रिवीजन करो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, शुरुआत कहां से करेंगे हम, बैलेंस एज पर कैश बुक से। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया है बैलेंस एज पर कैश बुक, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है, देखो फर्स्ट लाइन में लिखा था बैलेंस एज पर कैश बुक 5,000, तो यहाँ पे मैं अमाउंट लिख लेता हूँ 5,000। यहाँ से मेरे सम की शुरुआत होगी। अब कुछ इंफॉर्मेशन ऐड होगी, कुछ इंफॉर्मेशन लेस होगी, और हमारा जो आंसर आएगा उसे कहेंगे हम बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट हम रीड करते हैं। A check of ₹8,000 was deposited with bank on 29th December। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है इसके अंदर कि भाई मंथ एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर को। कब हो रहा है एंड, 31 दिसंबर को। अगर कोई इंफॉर्मेशन 31 दिसंबर के बाद में हो, अगर कोई इंफॉर्मेशन या कोई ट्रांजेक्शन 31 दिसंबर के बाद में हो तो वो नॉट रिकॉर्डेड माना जाएगा, क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मंथली प्रिपेयर होता है। 31 दिसंबर तक अगर कोई एंट्री नहीं हुई है तो वो 31 दिसंबर के रिकंसिलिएशन में आएगी। अगर कोई चीज 31 दिसंबर के बाद के मंथ की है, नेक्स्ट मंथ की है, तो वो यहाँ पे क्या मान लिया जाएगा, नॉट रिकॉर्डेड माना जाएगा कि दिसंबर महीने में उसकी कोई एंट्री नहीं हुई,
क्यों नहीं हुई? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है उसकी एंट्री कब हुई है? नेक्स्ट मंथ में। नेक्स्ट मंथ में एंट्री हुई मतलब करंट मंथ में कोई एंट्री नहीं है। करंट मंथ में कोई एंट्री नहीं है, इसकी मतलब वो नॉट रिकॉर्डेड है। जैसे आप पॉइंट नंबर 1 पढ़ो, मैं आपको समझा रहा हूं कि एक 8,000 रुपए का चेक हमने डिपॉजिट किया। डिपॉजिट का मतलब रिसिप्ट विथ बैंक ऑन 29 दिसंबर। ये चेक मैंने बैंक में कब जमा करवाया? 29 दिसंबर को। बट दिस चेक इज नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। ये चेक अभी तक पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ है 31 दिसंबर तक। मतलब मंथ खत्म होने तक पासबुक में उसकी कोई एंट्री नहीं हुई है। नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक का मतलब क्या हुआ? नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। अब समझो, एक चीज क्लियर होगी कि ये रिसिप्ट है। कैसे पता चला? डिपॉजिट से। सेकंड चीज पता चल गई, नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। डिपॉजिट का मतलब होता है रिसिप्ट। हम ऊपर वाले रूल में जाएंगे, नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक वाला रूल देखो आप, उसमें रिसिप्ट में क्या लिखा है मैंने? लेस। मतलब ये अमाउंट मुझे क्या करनी है? अपनी स्टेटमेंट में लेस करनी है। तो पहले क्या आइडेंटिफाई कर दो? रिसिप्ट है कि पेमेंट है ट्रांजेक्शन में से, वो आइडेंटिफाई कर लो। फिर नक्की कर लो कि वो कहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कैश बुक में नहीं हुआ है कि पासबुक में नहीं हुआ। जैसे हमारे क्वेश्चन में वो पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, रिसिप्ट है, तो सिंपली मुझे क्या करना है? उसको लेस करना है। कितनी अमाउंट थी पॉइंट नंबर 1 में? 8,000। तो आप देखो, मैं पॉइंट नंबर 8 को यहाँ पे स्टेटमेंट में लेस में डाल दूंगा। चेक डिपॉजिटेड अमाउंट 8,000, राइट। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। चलो सेकंड पॉइंट को भी रूल्स के साथ मैच करके देखते हैं। अ चेक ऑफ ₹6,000 सेंट फॉर कलेक्शन। अब याद करो, कलेक्शन का मतलब क्या होगा? रिसिप्ट। ऊपर लिखा है देखो मैंने नोट्स में, कलेक्शन का मतलब रिसिप्ट। तो एक चीज क्लियर होगी कि ये क्या है? रिसिप्ट है। अच्छा, कब भेजा? 30 दिसंबर को। विच इज नॉट कलेक्टेड बाय बैंक टिल 31 दिसंबर। 31 दिसंबर तक बैंक ने उसकी कोई एंट्री नहीं की है। इसका मतलब क्या हुआ? किसने एंट्री नहीं की है? बैंक ने। पासबुक किसके पास होती है? बैंक की होती है। इसका मतलब हुआ नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, क्योंकि बैंक ने एंट्री नहीं की है। मतलब कहां पे रिकॉर्ड नहीं हुआ? ये पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो दो चीजें हमारी क्लियर हो गई। सबसे पहले तो ये जो कलेक्शन वर्ड दिया था वहां से पता चल गया कि ये तो रिसिप्ट है। सेकंड, मुझे पता चल गया कि पासबुक में उसकी कोई एंट्री नहीं हुई है। तो आप अगेन देखो ऊपर रूल में, नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, रिसिप्ट है तो हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। कितनी अमाउंट? 6,000। तो चलो यहां पे मैं दोबारा लिखूंगा, चेक कलेक्टेड नॉट रिकॉर्डेड। कितनी अमाउंट है उसकी? अमाउंट कितनी थी? 6,000। ठीक है। ये चेक डिपॉजिट वाले को भी अपने क्या कर देते हैं? नीचे ही लिख लेते हैं। एक काम करते हैं ताकि क्या ये प्रॉपर वे में हो जाएगा। ओके, क्लियर? तो देखो हर एक चीज को अपने रूल के हिसाब से करते जा रहे हैं, तो देखो आपको तुरंत पता चल जाएगा क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है। चलो पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा है? अ चेक ऑफ ₹3,000 वॉज इश्यूड। इश्यूड का मतलब क्या होता है? ऊपर जाके आप देख लो, इश्यूड का मतलब पेमेंट। मतलब एक चीज क्लियर हो गई, ये कौन सी अमाउंट है? पेमेंट वाली अमाउंट है। 28 दिसंबर को हमने चेक इश्यू किया था लाइट बिल भरने के लिए, विच इज नॉट डेबिटेड बाय बैंक इन पासबुक। नॉट डेबिटेड बाय बैंक इन पासबुक का मतलब ये पासबुक में इसकी कोई एंट्री नहीं हुई है, नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। ठीक है, एक चीज क्लियर, नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। दूसरा पेमेंट है, ऊपर जाके चेक कर लो, नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। रूल नंबर 2, पेमेंट है तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो हमारे स्टेटमेंट में हम उसको ऐड में लिख लेंगे। चेक इश्यूड, अमाउंट कितनी? कि भाई 3,000।
चलो 3,000 रुपये हमने ऐड कर दिए। क्लियर, समझ में आ रहा है ना आपको कि किसको ऐड कर रहे हैं किसको लेस कर रहे हैं, एज पर दी रूल जा रहे हैं अपने। चलो पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, चेक ऑफ ₹2,000 वॉज ड्रॉन एंड गिवन टू क्रेडिटर। अच्छा, ड्रॉन का मतलब क्या होता है, ऊपर जाके आप देख सकते हो, ड्रॉन का मतलब भी क्या होगा यहाँ पे, पेमेंट। और यहाँ पे क्या लिखा है, एक चीज तो क्लियर हो गई ना कि ये पेमेंट है। 27 दिसंबर को आपने चेक दिया था एंड गिवन टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को भी दे दिया, लेकिन वो अभी तक पेमेंट के लिए बैंक में आया ही नहीं है। बट इट इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट इट इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का मतलब नॉट रिकॉर्डेड इन कैश पासबुक, क्योंकि चेक कहां जाएगा, बैंक में। चेक बैंक में गया ही नहीं, मतलब बैंक की बुक पासबुक में उसकी कोई एंट्री हुई नहीं, दैट इज नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। ड्रॉन का मतलब पेमेंट। तो चलो ऊपर जाके रूल में देखते हैं, नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, पेमेंट है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो चलो मैं यहाँ पे वापस लिख लेता हूँ, चेक ड्रॉन अमाउंट इज 2,000। अच्छा, जो पॉइंट है वो हम यहाँ पे लिखते जाते हैं। ये 8,000 वाला फर्स्ट पॉइंट था, तो यहाँ पे मैं पॉइंट नंबर 1 मेंशन कर देता हूँ। फिर 6,000 वाला हमारा पॉइंट नंबर 2 था, सो आई शुड राइट ओवर हियर 2। फिर ये 3,000 वाला पॉइंट नंबर 3 था, तो ऊपर मैं लिख लेता हूँ पॉइंट नंबर 3। एंड देन 2,000 वाला हमारा पॉइंट नंबर 4 था, सो आई विल राइट हियर 4। चल पॉइंट नंबर 5, 80 रुपीज का इंटरेस्ट क्रेडिटेड। तो चलो ऊपर जाके पहले देखो, क्रेडिटेड का मतलब क्या होता है, क्रेडिटेड का मतलब होता है रिसिप्ट। तो एक चीज क्लियर हो गई, रिसिप्ट है। चलो फिर क्या लिखा है, क्रेडिटेड इन पासबुक एंड नॉट डेबिटेड इन कैश बुक, मतलब नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। दो चीजें देखो क्लियर करनी है, एक तो क्रेडिटेड दिया है मतलब रिसिप्ट है, दूसरा लिखा है नॉट डेबिटेड इन कैश बुक मतलब नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये चीज कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है, रिसिप्ट है। ऊपर रूल में जाके देख लो आप, रूल नंबर 1, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, रिसिप्ट है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो चलो कितने रुपए का इंटरेस्ट था, 80 रुपीज का इंटरेस्ट हम ऐड में लिख लेंगे। पॉइंट नंबर 5, इंटरेस्ट क्रेडिटेड 80 रुपीज। क्लियर। फिर लिखा है बैंक डेबिटेड ₹100। डेबिटेड का मतलब आप ऊपर जाके देखो नोट्स के अंदर, डेबिटेड का मतलब क्या है, पेमेंट। मतलब एक चीज क्लियर, दिस इज पेमेंट। उसके बाद पासबुक में बैंक चार्जेस के लिए बैंक ने 100 रुपये डेबिट कर दिए, विच इज नॉट क्रेडिटेड इन कैश बुक, मतलब उसकी कोई एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है। एक चीज हमने पहले ही क्लियर कर दिया था, दिस इज पेमेंट। दूसरी चीज भी हमको पता चल गई, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, पेमेंट है तो क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो लेस में हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 6, बैंक चार्जेस। कितनी अमाउंट है बैंक चार्जेस की, 100 रुपीज। तो जितने भी पॉइंट हमने किए वो एज पर आपको रूल्स को ध्यान में रखते हुए करना है। 3-4 बार आप जब क्वेश्चन करोगे ना, उसके बाद आपको रूल याद हो जाएंगे। तब यहाँ पे देखो सारे ट्रांजेक्शन्स की इफेक्ट मैंने क्लियर कर दी। दो चीजें क्या खास ध्यान रखनी है, पहले आइडेंटिफाई कर दो कि वो रिसिप्ट है कि पेमेंट है। कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मैंने आपको बता दिया। सेकंड चीज आप चेक कर लो कि वो रिकॉर्डेड इन पास, नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक है या नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक है। उसके हिसाब से आप अपना रूल नंबर 1 और 2 को फॉलो करो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो नाउ हम यहाँ पे टोटल करेंगे। पहले इंटरनल टोटल करते हैं, 3,000 प्लस 2,000 प्लस 80, सो योर टोटल विल बी 5,080। और यहाँ पे हम टोटल करेंगे 8 प्लस 6 14, सो अपना टोटल यहाँ पे हो जाएगा 14,100। ठीक है, सो 5,000 प्लस 5,080। देखो अब टोटल कैसे करना है, सबसे पहले हमने लिखा था बैलेंस एज पर कैश बुक 5,000, फिर ये ऐड करना है कितना 5,080 और माइनस कितना करना है 14,100। आप जब माइनस करोगे और ऊपर वाली दोनों अमाउंट को प्लस करोगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा 4,020। अगर कोई भी बैलेंस माइनस में आता है तो उसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूं
बैलेंस एज पर पासबुक और मैंने लिख लिया है ओवरड्राफ्ट। क्यों ओवरड्राफ्ट लिखा है? क्योंकि हमारा आंसर माइनस में आया है। माइनस में आने का मतलब हमारे बैंक में हमारे पास जो पैसा पड़ा था उससे ज्यादा विड्रॉ हुआ है, उससे ज्यादा यूज हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ओवरड्राफ्ट, ओवर विड्रॉन जिसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, अगर आपका आंसर माइनस में आए तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज ओवरड्राफ्ट। आपको आंसर माइनस में ही लिखना है, खाली यहाँ पे जब आप लिखो बैलेंस एज पर पासबुक तो ब्रैकेट में लिख लेना ओवरड्राफ्ट। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? अच्छे से आप इसको समझ लो एक बार। खास आपको रूल्स कैसे यूज करने हैं वो आपको पता होना चाहिए, और क्वेश्चन में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो आप देख लो। ठीक है, आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पूरा चैप्टर ये रूल्स पे टिका हुआ है। अच्छे से इस क्वेश्चन को आप समझ लो, अच्छे से इसको आप लिखो, समझ के आपका ये चैप्टर 50% खत्म हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, अब सब में यही करना है, खाली पूछने का तरीका बदलेंगे। वो लोग ट्विस्ट करके आपको ट्रांजेक्शन्स देंगे तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। बट आज के इस लेक्चर में बेसिक्स मैंने आपको समझा दिया, कैसे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, कैसे उसकी इफेक्ट देनी है। ओके, चलो बाय बाय।